दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश जोशी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस से आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था 3 टीओटी का इंटरव्यू मैं लेके आऊंगा। आज हमारे साथ हमारे बीच मिस्टर राम नायर हैं जो पुणे से बिलोंग कर रहे हैं और बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस उनका रहा है। इस साल उन्होंने टीओटी ऑलरेडी अचीव कर लिया है। 1988 में उन्होंने एजेंसी लिया था, 2006 से वो आईयूआई से जुड़े और 2006 से एमडीआरटी करना शुरू किया। 2012 ऑनवर्ड उन्होंने सीओटी करना शुरू किया और 2018-19 में तो 4 एमडीआरटी उन्होंने क्वालिफाई किए और इस बार धमाल करते हुए मैं कह सकता हूं कि 6 मंथ के अंदर या 6.5 महीने के अंदर में ही हैज क्वालिफाइड टॉप ऑफ द टेबल। और मैं एक अच्छा अचीवमेंट की अगर बात करूं तो आज के दिन में जब ये वीडियो शूट हो रहा है, आज के दिन में टाइम्स ऑफ इंडिया में और महाराष्ट्र टाइम्स के अंदर में उनका बहुत सुंदर आर्टिकल आया हुआ है। सो राम भैया आपका स्वागत है और थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम फॉर माय यूट्यूब चैनल। जो मेरे दर्शक है ऑलमोस्ट 1.25 लाख से ज्यादा दर्शक है, तो थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। यस राम भैया, आपने काम कैसे शुरुआत किया, किस तरह से शुरुआत किया, अगर थोड़ा आप ब्रीफिंग करें, आपके बारे में जानकारी मिल जाए। उसके बाद में फिर आपने किस तरह से किया काम और ये लॉकडाउन पीरियड के अंदर में टीओटी कैसे क्वालिफाई किया उसकी अपन जरूर चर्चा करेंगे। यस, सो थोड़ा इंट्रोडक्शन अगर आपका डिटेल दे। यस, एजेंसी है मेरा 1988 का। जब मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था तो एक कंसल्टेंट मेरा इंश्योरेंस करने आया था और मुझे बचपन से था, तो मेरा इंश्योरेंस करने के बाद मैंने उसको पूछा कि मुझे भी जॉब करना है, मुझे एजेंसी मिल सकता है क्या। तो एजेंट ने मुझे उसके डेवलपमेंट ऑफिसर का नंबर दिया और मैं जाके एजेंसी ले लिया एज अ कैजुअली अप्रोच। मुझे कुछ भी मालूम नहीं था, एलआईसी का एक भी मालूम नहीं था। और वो एजेंसी लेने के बाद मैंने सिर्फ 1 साल जॉब किया, 1 साल सिर्फ मैंने एजेंसी किया और तुरंत में जलगांव से पुणे आ गया। तो 1989 आई ज्वाइन फॉर मार्शल और वहां से मेरा जो सिलसिला शुरू रहा, ये पार्ट टाइम का सिलसिला शुरू रहा। 89 टू 2011 में जॉब करके इंश्योरेंस का भी काम कर रहा था। तो 1996 में मैंने डीएम क्लब मेंबरशिप अचीव किया, 2001 में चेयरमैन क्लब मेंबरशिप अचीव किया और मैं चाहता था कि यस मुझे एमडीआरटी करना है, क्योंकि उस टाइम में भरत पारेख सर का कैसेट सुनता था, इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस के कुछ शोज में सुनता था कैसेट्स के ऊपर। तो मुझे बहुत क्यूरियोसिटी थी कि मुझे एमडीआरटी बनना है, क्या किया जाए। तो 2006 में एक प्रोग्राम था इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस का पुणे में। वो प्रोग्राम मैंने देखा और देखने के बाद मुझे लगा कि यार मैं ये कोर्स ज्वाइन करना चाहिए। वो था बेसिक कोर्स। अगस्त 2006 में मैंने बेसिक कोर्स किया और वो कोर्स करने के बाद मुझे लगा कि यार ये एमडीआरटी इतना इजी है, मैं क्यों सोच रहा था कि एमडीआरटी मेरे से नहीं होगा। 2006 में अगस्त में मैंने बेसिक कोर्स किया, दिसंबर में मैंने मेरा पहला एमडीआरटी कंप्लीट किया और ये सिलसिला फिर शुरू रहा 2006, 7, 8, 9, 10। 9 और 10 में मैंने डबल एमडीआरटी किया और मेरा जॉब भी शुरू था। इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस के दीपक भाई, मुकेश भाई, ऑल लीडर्स मेरे पीछे पड़े थे कि राम आपको फुल टाइम उतरना है, आपका पोटेंशियल बहुत बड़ा है, आप वो फियर निकाल दो जॉब छोड़ने का। मैं फिर डिसीजन ले लिया 2011 में कि चलो जॉब छोड़ देते हैं। 2011 में मैंने जॉब छोड़ा और 2011 से मैं फुल टाइम इस बिजनेस में आया। राम भैया, यहाँ पूछना चाहूंगा कि आपने जब जॉब छोड़ा तभी आपका पैकेज कितना था? एक अराउंड 8 लाख रुपए ईयरली मेरा पैकेज था। यस, वेरी गुड। सो 8 लाख रुपीज का, दोस्तों सुन रहे हो आप, 8 लाख रुपए का पैकेज छोड़ के फुल टाइम के अंदर में लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस के अंदर में जंप लगाना बहुत बड़ा बात है और बहुत बड़ा अचीवमेंट है। यस, तो जॉब छोड़ने के बाद मैंने डिसीजन लिया था कि आज से अगला जो भी मेरा बिजनेस रहेगा वो सिर्फ सैलरी सेविंग नहीं रहेगा, क्योंकि मेरा 80% बिजनेस सैलरी सेविंग था, क्योंकि मैं जिस कंपनी में काम करता था प्लस अदर कंपनी का मुझे सैलरी सेविंग का बिजनेस मिलता था। क्योंकि मैंने डिसीजन लिया कि अगर मैं फुल टाइम करूंगा तो मुझे ये जो इनकम है तो मिनिमम मिलना ही चाहिए, उससे ज्यादा इनकम मिला तो जॉब छोड़ के फायदा है, नहीं तो 8 लाख तो मुझे मिल ही रहे। फिर मैंने ऐसा डिसीजन लिया कि अपने को सेगमेंट चेंज करना है। तो आई शिफ्टेड फ्रॉम सैलरी क्लास टू बिजनेस क्लास। जो बिजनेस क्लास है उस सेगमेंट में मैं काम करना शुरू किया और 2012 से मेरा सीओटी 3 टाइम्स एमडीआरटी प्लस जो प्रेस्टिजियस क्लब मेंबरशिप है, दैट इज अ कॉर्पोरेट क्लब मेंबर, वो मुझे मिला। और सीओटी एंड कॉर्पोरेट क्लब का ये सिलसिला मेरा आज तक शुरू है। 2012 से लेके 2018 तक सीओटी किया,
18 और 19 में मेरा 4 MDIT मैंने कंप्लीट किया। फिर 2020 इस साल in the month of July, 30 July 2020, I have achieved my top of the table achievement। जो मेरा ड्रीम था, मैं बहुत दिन से मुकेश भाई, दीपक भाई सबसे बात करता था, अमोल भाई से बात करता था, तो ये टीओटी बनना है, टीओटी बनना है, मुझे कुछ बताओ, कुछ आइडिया बताओ, कुछ मुझसे बताओ। पर हमारे लीडर भी वही कहते हैं कि कोई भी सक्सेस कोई मैजिक स्टिक नहीं है कि मैंने बोल दिया और हो गया, नहीं होता है। उसके लिए आपको डेडिकेशन चाहिए, निरंतरता चाहिए, आपको कंटिन्यूसली काम करना चाहिए। ये काम जब तक आप करेंगे नहीं वो अचीव नहीं हो पाएगा। तो मुझे बहुत खुशी है कि मेरा ड्रीम्स 30 जुलाई 2020 को मैंने मेरा टॉप ऑफ द टेबल, पहला टॉप ऑफ द टेबल मैंने लाइफ में अचीव किया है। और ये सारा श्रेय अगर हम बात करेंगे तो डेफिनेटली इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस को जाता है, क्योंकि जो उन्होंने मुझे सिखाया है उंगली पकड़ के, क्योंकि आप सबको मालूम है इन इंश्योरेंस फील्ड कोई भी कंसल्टेंट कभी भी दूसरे कंसल्टेंट को आइडियाज नहीं देता है, बट ये एक ही इंस्टीट्यूट इन इंडिया जहां पे वो फेथ है, जहां पे हर कोई कंसल्टेंट दिल से दूसरे एजेंट को बताता है किस तरह से आगे जाना है। हमारे लीडर ने जो सिखाया वही हम कॉपी करते रहते हैं। तो मुकेश भाई मैं बताना चाहूंगा कि 2006 में मैंने बेसिक कोर्स किया, फिर इमीडिएटली मैंने एडवांस कोर्स किया, फिर कॉम्बिनेशन, फिर कॉर्पोरेट, प्लस उसके बाद मैंने कमिटमेंट कोर्स का मैं मेंबर हूँ, वो तो सिलसिला शुरू है। और ये जो टॉप ऑफ द टेबल मैंने अचीव किया मुकेश भाई, मुझे लगता है इसमें सबसे ज्यादा जो हमारा कोर्स है वो है एडवांस कोर्स, कि जिसके अंदर जो अलग अलग मॉड्यूल्स है वो है चाइल्ड एजुकेशन, क्योंकि मेरा मैक्सिमम जो स्पेशलिटी है चाइल्ड एजुकेशन में है। राम भैया एक यही क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा, आपने कहा 2009 ऑनवर्ड जॉब छोड़ने के बाद आपने सेगमेंट 2011 के बाद राइट, सो आपने सेगमेंट चेंज किया, तो वो फेस थोड़ा, कोई भी आदमी कुछ सेगमेंट चेंज करता है तो वो फेस थोड़ा डिफिकल्ट जाता है, तो उस फेस को आपने किस तरह से टैकल किया था आपने? देखो आप कहते सही है, क्योंकि देखो मैंने क्या किया, मैंने पहला जो डिसीजन लिया लाइफ में वो लिया था कि जो मेरा 60, 70, 80% जो मेरा बिजनेस इसी कंपनी में आता है, मुझे कल से इस कंपनी में आना नहीं है, नॉट फॉर जॉब, नॉट फॉर माई बिजनेस। ये मैंने डिसीजन ले लिया था, और मैंने डिसीजन लिया कि अब मुझे मार्केट में तो जाना है। तो जो मोस्ट ऑफ द मार्केट्स है लाइक बिजनेस क्लास है, जहाँ पे इंडस्ट्री है, क्योंकि आई एम स्टेइंग इन द पीसीएमसी एरिया ऑफ पुणे। जहाँ से आपने जॉब छोड़ा राम भैया, वहां पर जाना मतलब पॉलिसी बेचने के लिए एंट्री अलाउड नहीं था? नो नो बिल्कुल नहीं। देखो मैं रिस्पेक्टफुली बाहर निकला हूँ, क्योंकि मुझे 1 महीने का ग्रेस पीरियड था। कंपनी ने मुझे 4 महीना रुकाया और रिक्वेस्ट करते रहे कि राम आप जो डिसीजन ले रहे गलत ले रहे, आप ऐसा मत करो, जॉब मत छोड़ो, हम हमें प्रमोशन देते, कुछ भी करते। बट मैंने अंदर से डिसीजन लिया था कि जो मैं इनकम कमा रहा हूँ फो मार्शल में, उससे ज्यादा अगर मुझे इनकम मिल रहा है मेरे लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में, अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे आगे बढ़ना है तो ये डोर तो मुझे कट करना ही पड़ेगा, क्योंकि 270 पे रख के हम नहीं चल सकते। तो ये बिल्कुल भी नहीं था कि कंपनी को प्रॉब्लम था, बिल्कुल नहीं था। बट मैं ये क्यों तोड़ा, मैं क्यों डिसीजन लिया, क्योंकि मुकेश भाई मेरा बिजनेस कितना होता था एमडीआरटी का, अगर मैं फो मार्शल में जाते रहूंगा तो मैं एमडीआरटी से ऊपर ही नहीं जाऊंगा ना। एग्जैक्टली मैंने ये क्वेश्चन राम भैया इसीलिए पूछा, क्योंकि क्या है ना, बहुत सारे लोग शायद इसलिए जॉब नहीं छोड़ते हैं क्योंकि उनको लगता है शायद इस फैक्ट्री में या इस ऑफिस में मेरे को वापस एंट्री मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन आपके केस में ये हुआ है कि जॉब छोड़ा है, आपको एंट्री मिल भी रही है और गए भी हैं, आपने वहां काम भी किया, लेकिन आपने मन में सोच लिया कि अब यहाँ टिके नहीं रहना मेरे को। जब तक हम सेगमेंट चेंज नहीं करेंगे, बड़ा सेगमेंट नहीं पकड़ेंगे, तब तक बड़ा अचीवमेंट नहीं होगा। क्योंकि जैसे मैंने कहा 2011 तक अगर मैं एमडीआईटी कर रहा था तो 2012 से मैंने डायरेक्ट सीओटी स्टार्ट किया। सीओटी के लिए ईयरली प्रीमियम चाहिए और सैलरी सेविंग में आपको मालूम है मंथली प्रीमियम मिलता है। yes. इसलिए मैंने सेगमेंट चेंज किया, पर्पजली सेगमेंट मैंने चेंज किया। और सेगमेंट चेंज करने के बाद जैसे मैं आपको बता रहा था कि जो फर्नीचर मार्केट है या हमारे इधर कुछ एमआईडीसी एरिया है, उस एरिया में मुझे भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, क्योंकि इमीडिएटली अचीवमेंट मिलता नहीं है। मैं जाके उनसे मिल के किसी से रेफरेंस लेके इस तरह से मैं काम करते रहा। बट मेरा लक बहुत अच्छा था। मैं ऑलवेज मैं खुद को बहुत लकी समझता हूँ मेरे लाइफ के अंदर। जो भी मैं डिसीजन लेता हूँ वो मुझे अचीव हो जाता है। जो भी मैं डिसाइड करता हूँ कि इस साल मुझे ये करना है, वो हो जाता है। तो वो मैं डिसीजन से पक्का रहा, काम का सिलसिला शुरू है, काम कर रहा हूँ
और आज जो भी मैं अचीव किया है ये सारा निरंतरता से करने से ही हुआ है और लर्निंग से हुआ है, क्योंकि मेरा लर्निंग अभी भी स्टॉप नहीं हुआ है। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से राम नायर जी ने कंटिन्यूस एजुकेशन को रिस्पेक्ट दिया। आज हम लोग पिछले 3 के टीओटी एजेंट में आपको रूबरू यहाँ पर किए। तो दोस्तों इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि ट्रेनिंग का इम्पोर्टेंस क्या है। मेरा एडवांस कोर्स 10 और 11 को शुरू हो रहा है। अगर है आईओई बेसिक तो आप कर सकते हैं। अक्टूबर मंथ में मेरी डेट अवेलेबल है, जहां पर नंबर है उसमें आप कांटेक्ट कीजिए। अगर बेसिक किया तो डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी ऑफ एडवांस कोर्स, क्योंकि आपको भी इस तरह से मैं टीओटी बन के देखना चाहता हूं और इसके लिए आपको आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। और कुछ नहीं तो आखिर में एक छोटी सी इवेंट है, अभी 29 को आ रही है, उसको तो जरूर ही कर लीजिए। सिर्फ 700 रुपीज जो भी उसका चल रहा है देख लो। 4 घंटे की इवेंट है। 100 पॉलिसी इन 1 मंथ कैसे करना, वो बातें मैं आपको 4 घंटे तक नॉन स्टॉप स्ट्रेटेजी में आपको दूंगा। मैं कंटिन्यूसली इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस के साथ जुड़ा हूँ, कमिटमेंट कोड का पार्टिसिपेंट हूँ, एज वेल एज बाकी भी कुछ कोर्सेज करता हूँ, क्योंकि मैं मेरा नॉलेज अपडेट करना चाहता हूँ। जब तक मैं अपडेट ना करूँ मेरा नॉलेज, में मार्केट में टिक नहीं पाएगा, क्योंकि डे टू डे बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं और उससे मैं आगे बढ़ रहा हूँ। इस तरह से आज ये जो टीओटी का सिलसिला है ये एक दिन का काम नहीं है मुकेश भाई, ये 30 साल की तपस्या है, 30 साल का फल है। बट ये डेडिकेशन होना बहुत जरूरी है, काम तो करना ही पड़ेगा। राइट। तो बिजनेस बड़ा होने वाला नहीं मुकेश भाई। राइट। अभी आपने कहा कि 8 लाख रुपए का पैकेज आपने छोड़ा, तो मुझे एक किस्सा याद आ रहा है राम भैया, शायद आपको याद होगा कि मेरा पुणे में वर्कशॉप था और पुणे के वर्कशॉप को कंप्लीट करके हम लोग गोवा की तरफ बढ़े थे। हाँ। और गोवा में सेमिनार था और उस सेमिनार में यू आर ऑल्सो वन ऑफ द स्पीकर वहां पर। और उसी समय पे एक मैसेज आया था, शायद फर्स्ट वीक ऑफ मंथ रहा होगा, तो उसी समय पे आपके मोबाइल पे मैसेज आया कि कितना कमीशन जमा हुआ और आपने मुझे दिखाया था। मुझे फिगर आज भी याद है एंड इट वाज अराउंड 9 लाख रुपीस का फिगर था, कमीशन फिगर 1 मंथ के अंदर में व्हाट यू हैव अचीव्ड, दैट इज 9 लाख रुपीस का फिगर था। और आज मतलब जो अभी आप बता रहे थे कि 8 लाख रुपए का पैकेज आपने छोड़ा, लेकिन उसके बाद जो आपने अचीव किया वो ट्रिमेंडस अचीवमेंट है कि मंथली 8 to 9 लाख रुपीज। ये भी शायद मेरे को लग रहा है 5-6 साल पहले की बात है। राइट। सो दोस्तों देखो, इससे ये समझ में आ रहा है कि लाइन में पोटेंशियल कितना है। हाँ यस, 100% आपका डेडिकेशन लगेगा, 100% अपने आप को नॉलेज में अपडेट रखना पड़ेगा। खाली बस एक बार बेसिक कर लिया या ये कर लिया वो कर लिया, वैसे मैंने देखा है आज तक वैसा कोई एजेंट मैंने नहीं देखा, इतने सालों से मैं ट्रेनिंग में हूं, कि उसने बेसिक कोर्स किया, अचीवमेंट किए, उसने एमडीआरटी करता रहा, लेकिन उसके बाद वो टीओटी लेवल तक पहुंचा। ऐसे अचीवमेंट मैंने बहुत कम देखे। जो कंसिस्टेंसी में मानते हैं वही लोग ये लेवल को और इस हाइट को टच कर पाते हैं। बहुत बहुत बढ़िया आपने एक्सपीरियंस बताया राम भैया। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये लॉकडाउन पीरियड में बहुत एजेंट जो है वो थोड़े मायूस है, बिजनेस लोगों के डाउन है, पैसे नहीं है, फैक्ट्रियां बंद है, तो ऐसे सिचुएशन के अंदर में एक इंश्योरेंस एजेंट को सबसे पहले तो बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। अगर बाहर निकला तो लोगों को फेस करना और मुश्किल हो जाता है। फेस भी अगर कर लिया तो तीसरी मुसीबत ये है कि हमारे पास पैसे नहीं है, अभी ये सारा काम धंधा बंद हो चुका है। तो ये सब सिचुएशन में आपने टीओटी कैसे हासिल किया? क्या हो गया मुकेश भाई, मैं 2 या 3 साल से मैं पीछे पड़ा था कि मुझे टीओटी बनना है। हर साल मैं ट्राई करता था, जैसे मैंने कहा कि मेरा 4 एमडीआरटी हो रहा था पर और 2 एमडीआरटी नहीं हो पा रहा था। तो लास्ट ईयर एक अपॉर्चुनिटी आया था सब एजेंट्स के लिए, तो मैंने ग्रैब किया, वो था क्लोजिंग का। सब तरफ चल रहा था एटमॉस्फेयर की नहीं हो, 8% जीवन उमंग नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, इतना इंटरेस्ट कम होगा, उतना इंटरेस्ट कम होगा। तो जो नवंबर में क्लोजिंग का जो बेनिफिट था वो मैंने बहुत यूज किया, उससे मुझे बहुत काफी फायदा हो गया। और सेकंड क्लोजिंग था हमारा फरवरी में, फिर हुआ नहीं हुआ फरवरी में क्लोजिंग। तो क्लोजिंग की वजह से मैंने क्या किया मुकेश भाई, जो मेरे प्रीवियस कस्टमर थे, जो HNI कस्टमर थे, जिन लोगों से मैं बहुत दिन से मिला नहीं था, उन सबसे मैंने कॉल करना स्टार्ट किया। उन सबको मैंने बताया कि इतने अच्छे अच्छे प्लान है यार, जो कुछ भी है, इतना अच्छा बेनिफिट इस प्रेजेंट इस प्लान है। तो अगर आप चाहते हैं कि अगर आपको चाहिए तो बिफोर द क्लोजिंग हमें मिलना बहुत जरूरी है। और उन सारे कस्टमर को मैं पर्सनली मिला, उनसे बात किया, शेयरिंग किया, प्रेजेंटेशन दिया और क्लोजिंग किया। तो मेरा जनवरी 2020 में
एक महीने में मेरा, पहले ही महीने में मेरा एक एमडीआईटी मैंने कंप्लीट किया। फिर फरवरी में मैं दूसरा एमडीआईटी कंप्लीट किया। फिर मैंने मार्च में 30 मार्च को मेरा तीसरा एमडीआईटी कंप्लीट हो गया। और ये 3 महीने का मुकेश भाई जो कमीशन आ रहा था कंटिन्यूसली एफआईआर के अंदर, उसका मुझे ज्यादा बेनिफिट्स मिला टीयूटी करने के लिए। और जैसे आपने कहा कि कोविड-19 में, तो कोविड-19 में पहले 8 दिन तो मैंने कुछ नहीं किया, हमें समझ में नहीं आ रहा था अभी क्या करना चाहिए, क्योंकि एटमॉस्फेयर ऐसा था कहीं निकलना नहीं है। तो मेरा एक जो आदत था, जो मुझे बहुत ही यूज हो गया, उस आदत का जो फायदा हो गया मुझे उस आदत का, वो है प्रेजेंटेशन। मैं कोई भी कस्टमर, मेरे ऑफिस में जो भी कस्टमर आता था यानी किसी से मिलता था, तो 1 लाख का समय शोध रहे या 1 करोड़ का समय शोध रहे, मैं प्रेजेंटेशन दिए बिना कभी किसी को आज तक पॉलिसी बेचा नहीं। बहुत सारे अपने LIC फ्रेंड्स है, वो कागज पेन लेते हैं, कुछ बताते हैं और पॉलिसी लेके आते हैं, बहुत अच्छा उनके लिए, बट वो मुझे कभी नहीं हुआ मेरे से ये। अगर मैं कागज पेन भी लूँ तो भी मैं फाइनल टच प्रेजेंटेशन ही देता था। तो अभी क्या हो गया, झूम इतना बढ़िया ऐप है, ऑनलाइन सेगमेंट के लिए बहुत बढ़िया है। जब वो शुरू किया मैंने, फिर थोड़ा प्रैक्टिस किया, और प्रैक्टिस करने के बाद मालूम यार दिस इज अ वेरी गुड। कहीं जाना नहीं, घर से बाहर निकलना नहीं, पेट्रोल खर्चा नहीं है, ड्राइवर नहीं है, गाड़ी नहीं, कुछ नहीं करना है, अपने को सिर्फ लिंक भेजना है, कस्टमर के साथ बातें करना है। मुकेश भाई, मार्च टू एज ऑन टुडे करीब करीब 200 सवा 200 जूम मीटिंग मैंने आज तक लिया है। बहुत सारे कस्टमर है जो आउट ऑफ इंडिया है, कोई मलेशिया में है, कोई सिंगापुर में है, कोई सिडनी में है, कोई महाराष्ट्र के बाहर लातूर, औरंगाबाद, जहाँ पे मैं उनसे मिल नहीं पा रहा था बहुत दिनों से। मेरे यूके के कस्टमर बोलते थे, राम आप आ जाओ, स्काइप पे आ जाओ। मैंने कभी सोचा भी नहीं है स्काइप क्या होता है, कैसे प्रेजेंटेशन देना है, मुझे मालूम ही नहीं था। बट ऐसा होता है ना, एक दरवाजा बंद हो गया, बाकी बहुत सारे दरवाजे ओपन होते हैं। एग्जैक्टली हो गया, अपना ऑफलाइन बंद हो गया पर ऑनलाइन शुरू हो गया। और ऑनलाइन मीटिंग इतना बढ़िया रहा, सामने मेरे कस्टमर बैठता है, उसकी वाइफ बैठती है, मैं बात करता हूँ, उसको प्रेजेंटेशन देता हूँ, इमीडिएटली उसको मेल कर देता हूँ, उसको पसंद आए तो LIC में डायरेक्टली ऑनलाइन पैसा डिपॉजिट कर देता है। रियली गुड टूल, बहुत मेरा टाइमिंग सेव हो रहा है। और एक दिन में 4-4 5-5 मीटिंग हो रहा है, जो फिजिकली पुणे में पॉसिबल ही नहीं, 4-5 मीटिंग, इतना बड़ा डिस्टेंस रहता है। करेक्ट। तो ये जो प्लेटफॉर्म है मैंने पूरा का पूरा यूज किया, अभी भी आज भी मैं डिलीट कर रहा हूँ। अभी लास्ट 10-15 दिन से मेरा ऑफलाइन मीटिंग शुरू हो गया, मार्च लास्ट वीक से लेके अभी भी एक्चुअली शुरू है वैसा देखा जाए तो ये इन बिटवीन दिस लॉकडाउन पीरियड सर मुकेश भाई, ऑलमोस्ट मैंने एक 25 लाख का ट्रेडिशनल प्रीमियम मैंने डिपॉजिट के अंदर, और सिंगल प्रीमियम की अगर बात करें तो कम से कम एक 60 लाख का सिंगल प्रीमियम भी मैंने डिपॉजिट किया है। बहुत बढ़िया। ये है भाई, आप लोग जो बोलते हैं कमेंट में, वही हम कॉपी करते हैं कि निराश नहीं होना है, फ्रस्ट्रेशन नहीं लेना है। फ्रस्ट्रेशन तो हर एक को लाइफ में आता ही है, बट उससे ओवरकम कैसे होना है, अभी नेक्स्ट स्टेप पे कैसे जाना है, ये डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो मीटिंग में करता हूँ ऑनलाइन जूम ऐप के द्वारा, उससे मुझे बहुत बड़ा फायदा हो रहा है, और उससे ही मुझे ये सारा प्रीमियम आ रहा है। हमारे सारे दोस्तों को मैं ये कहना चाहूंगा कि देखो, जो आदमी को सक्सेसफुल होना है ना, वो कभी रुकता नहीं है। राइट। आपने देखा कि 3 महीने में 3 MDRT हो चुके थे, COT प्रपोज हो चुका था, मतलब COT कंप्लीट हो चुका था, लेकिन वो सबसे बड़ा अचीवमेंट नहीं था, वो तो सारी दुनिया करती थी। राम भैया वो तो सबने किया, राइट, क्योंकि जनवरी में सबको, नवंबर क्लोजिंग में, दिसंबर क्लोजिंग हुआ, ये हुआ, तो सब लोगों ने जनवरी में अच्छा काम सबने किया होगा। अब जो काम उन्होंने नवंबर दिसंबर में किया, उसका अच्छा खासा रिजल्ट तभी भी आया, लेकिन उससे ज्यादा अच्छा रिजल्ट कब आया? जनवरी में, फरवरी और मार्च में। लेकिन 3 महीने के बाद का जो 3 MDRT है, उसको मैं सैल्यूट करता हूं। वो आपकी सोच ने वो 3 MDRT आपको बना के दिया कि आप रुके नहीं रहे, आप बैठे नहीं रहे। चलो ठीक है, 7-8-10 दिन हम सभी लोग बैठे थे, हम सभी लोग मायूस थे, हम लोग भी मायूस थे। इवन आज भी, अभी आपने जो इसकी बात की, तो आज कभी हमने ये नहीं सोचा था कि राम भैया को, अगर मेरे को यूट्यूब चैनल के लिए अगर मीटिंग करनी है, तो या तो मैं पुणे आता था, या तो मैं राम भैया को मैं बोलता था, भैया आप जरा आ जाइए मुंबई में मेरे स्टूडियो में, अपन शूट करते। बट ये एवेन्यू हमने कभी सोचा नहीं था, जो एवेन्यू आज मैंने आपको समझा दिया है। तो बहुत सुंदर बात राम भैया ने कही यहाँ पर कि हमने मीटिंग बंद नहीं किया, पहले ऑफलाइन मीटिंग करते थे, अभी ऑनलाइन मीटिंग कर रहे हैं। सो जो काम है वो अपना चलते रहना चाहिए, राइट। सो बहुत शानदार। अच्छा, इसमें आपको ऐसा लग रहा है कि इस तरह की जो मीटिंग हमारी होती है, पार्टी के साथ में जो मीटिंग होती है, तो उसमें आप किस तरह से पहली मीटिंग
इस तरह से जूम पे कर लेते हैं, और फिर बाद में दूसरी मीटिंग किस तरह से होती है, फॉलोअप मीटिंग किस तरह से होती है, क्लोजिंग के लिए क्या फॉर्मेलिटीज आप लोग यूज करते हो? देखो मुकेश भाई, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन में बहुत बड़ा डिफरेंस है, ये तो मैं भी मानता हूँ। क्योंकि ऑफलाइन में जब मैं कस्टमर के साथ बैठता था ना, तो 99% फर्स्ट मीटिंग में मैं चेक लेके आता था। बट ऑनलाइन में डेफिनेटली ये होता नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन में कस्टमर सिर्फ सुनने के लिए बैठा है। सब सुनने के बाद कस्टमर क्या बोलता है, वेरी गुड, एक काम करो ना, ये जो मुझे आप बता रहे थे ना, आप मुझे मेल कर दो। 100% पहले मीटिंग में तो रिजल्ट नहीं आता है, तो मेल कर दो। मेल करने के बाद फिर थोड़ा फॉलोअप लेने के बाद फिर दूसरा मीटिंग होता है। फिर वो बोलता है ठीक है, आपने वो प्रेजेंटेशन दिया, अभी मुझे ये सब क्वेरी है, फिर वो सॉल्व करना है। फिर कभी कभी तीसरा मीटिंग होता है। फिर उसके बाद वो फिर बोलता है राम अभी पेमेंट का क्या, अभी तो ठीक है लॉकडाउन नहीं है पुणे में, तो मेरे असिस्टेंट जाके चेक कलेक्ट कर रहे हैं। बट अभी भी मैं यही ट्राई करता हूँ कि सारा प्रीमियम सर आप ऑनलाइन पे करो, ऑनलाइन आप LIC के अकाउंट पे डाल दो। ऑनलाइन LIC अकाउंट पे डालता है तो मेरा असिस्टेंट जाके जो फॉर्मेलिटीज है, जो फॉर्म पे साइन वगैरह लेना है, वो मेरा असिस्टेंट जाके साइन लेके आता है। साइन लेके आने के बाद हम टीपी को भेजते हैं, टीपीए को कस्टमर आ जाता है, टीपी कर लेता है, मेडिकल कर लेता है, और इस तरह से काम शुरू है। बट ये साइकिल बढ़ गया है, क्योंकि देखो कुछ बेनिफिट भी है, कुछ ड्रॉबैक भी है, वो तो हमें भी एक्सेप्ट करना चाहिए। डिसीजन जैसे सामने होता है वैसा नहीं हो पा रहा है। बट ये सोच के अगर मैं मीटिंग ही नहीं करूँ तो काम नहीं होने। सही बात है, मैंने एक्सेप्ट कर लिया खुद को कि ठीक है, एक नहीं 3 मीटिंग होगी, नो प्रॉब्लम, बट लड़ते रहना है, लगे रहना है, छोड़ने का नहीं। तो मैंने एक भी दिन, मुकेश भाई पहले 8 दिन अगर छोड़ा ना, तो एक दिन भी मैंने रेस्ट नहीं लिया है, इवन संडे। बिकॉज आज भी सैटरडे संडे मेरा मैक्सिमम जूम मीटिंग रहता है, क्योंकि उस दिन लोग जो IT के लोग हैं मेनली, वो बहुत पैक हो गए, वर्क फ्रॉम होम उनका काम डबल हो गया है। वो सब लोग बोलते हैं अरे राम सैटरडे संडे ही मिलेंगे, और वो सैटरडे संडे मीटिंग हो रहा है। कभी 10 बजे होता है, कभी 11 बजे होता है। अभी कल की बात करता हूँ, मैंने पहला मीटिंग लिया उनका ऑनलाइन, फिर सेकंड मीटिंग मेरा ऑनलाइन हुआ, फिर थर्ड मीटिंग को मैंने उनको क्या बोला, सर आप मेरे ऑफिस में आ सकते हैं? बोला हम आएंगे, थोड़ा लेट आएंगे। बोला नो प्रॉब्लम। 9 बजे उनका टाइम दिया था, कल रात को 9:45 बजे मेरे ऑफिस में है, और 9:45 बजे का मीटिंग रात को 12:15 बजे तक चला। और ये मेरा सेकंड ऑफलाइन मीटिंग है इतने दिनों के बाद। और उसने बहुत बड़ा चेक दिया मुझे, एक 10 लाख का जीवन शांति दिया, ट्रेडिशनल प्लानिंग 2.5 लाख का रुपए का दिया। तो ये होता है, इट विल टेक सम टाइम, बट वो साइकिल समझ के रखो, चलो इस तरह से अपना काम होने वाला है। श्योर बराबर है। अच्छा, एक अभी आखिरी प्रश्न मैं पूछना चाहूंगा। जनरली मैंने देखा है कि LIC एजेंट के नेक्स्ट जनरेशन जो है वो इस लाइन में आना पसंद नहीं करते। वो लोग हमेशा सोचते हैं कि ये, क्योंकि उन्होंने पापा को बहुत स्ट्रगल करते हुए, रिजेक्शन को फेस करते हुए, ये सब डिप्रेशन में, अपसेट में कई बार देखा है, क्योंकि इंश्योरेंस एजेंट जो है उसको बहुत फेस करना पड़ा है सारी चीजों को। लेकिन मैंने देखा कि आपका नेक्स्ट जनरेशन रोहित जो है वो बहुत ही शानदार तरीके से इस लाइन के अंदर में आया, और आपने बहुत अच्छा काम क्या किया। मुझे आज भी याद है कि जैसे जैसे मेरे क्लास पुणे में लगते गए, तो आपने रोहित को उसको भेज दिया, आपने बेसिक कोर्स में भेज दिया, एडवांस कोर्स में भेज दिया। इवन मेरा जो अभी रनिंग FTS जो हुआ, तो FTS क्लास में भी रोहित पार्टिसिपेंट करके वहां पे बैठा हुआ है। तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपका बेटा अपने आप आया, आपने फोर्स किया, प्रेशर किया, या किस तरह से रोहित इस लाइन के अंदर में आया? और दर्शकों को बता दूं, रोहित ने भी एक MDRT कर लिया है, और ये मत समझना कि रोहित ने, राम ने सपोर्ट किया होगा और रोहित ने किया होगा, राइट। सो उन्होंने, क्योंकि मेरी बात हुई थी, वो राम भैया खुद ही बताएंगे कि किस तरह से रोहित ने भी MDRT किया था। यस प्लीज, पहले ये बताइए कि वो कैसे आया, वो खुद होके आया, आपके प्रेशर से आया, या किस तरह से आया? क्या होता है ना मुकेश भाई, आप कोई भी बिजनेस घर में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ना, वो बच्चे लोग और वाइफ देखती है। एग्जैक्टली मेरे को ये चीज समझाना था, इसीलिए मैंने क्वेश्चन आपको पूछा है। यस एब्सोल्युटली सही। मेरा लड़का क्या देखता है बचपन से, अरे पापा को अरे पापा को, अरे बुके, पापा किधर गए चेयरमैन क्लब, अरे फ्लाइट में इधर गए। अभी तो कॉर्पोरेट क्लब होने के बाद मेरा 23 कंट्री देख के हो गया। अमेरिका जाता हूँ, 25 दिन अमेरिका रहता हूँ, फिर कॉर्पोरेट क्लब किधर जा रहे, हम केन्या जा रहे, फिर हम किधर जा रहे, जापान जा रहे। ये सब देखने के बाद मेरा लड़का मुझे रोल मॉडल समझता है। वो बोलता पापा यू आर द ग्रेट। ओके, मेरा लड़का हाईली क्वालिफाइड है, बीटेक मैकेनिकल इंजीनियर, उसके बाद उसने MBA किया मार्केटिंग एंड फाइनेंस में। सिर्फ 8 महीना 8 मंथ सिर्फ जॉब किया उसने,
तो जॉब बीच में छोड़ा, बोला पापा मेरे से जॉब होने वाला नहीं, मुझे बिजनेस में ही काम करना है। और आज जो मेरा ऑफिस है जहाँ पे मैं बैठा हूँ, 2014 से ऑफिस चल रहा है। आज 3000 प्लस मेरे कस्टमर है, 8 लोगों की टीम है। राइट। तो फिर जब रोहित ने बोला कि मुझे इस बिजनेस में आना है, तो बोला नो प्रॉब्लम। उसको मैं एक ही बोला कि सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस एजेंट करके नहीं आना है, एज अ फाइनेंशियल प्लानर करके आपको आना है, बिकॉज यू आर हाईली क्वालिफाइड। राइट। तो उसको मैंने इमीडिएटली पहले म्यूचुअल फंड का एजेंसी दिया, फिर मेडिक्लेम का बहुत सारी कंपनी से एजेंसी लिया, ये आई एम क्लियर, तो मेरे अंडर ही उसको मैंने एजेंसी दिया है। सो LIC भी वो करते रहा। ये जो बिजनेस हो रहा है मुकेश भाई, वो खुद कर रहा है, बिकॉज जो BNI प्लेटफॉर्म है, आप लोगों को मालूम रहेगा, बिजनेस नेटवर्क इंटरनेशनल, दिस इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर नेटवर्किंग। 3 साल से वो भी BNI में है, मैं भी BNI में हूँ, उसको BNI से बहुत अच्छा रेफरेंस मिलता है, मुझे भी मिल रहा है, उसके कॉन्टैक्ट बहुत अच्छे हैं। प्लस उसका जो एडिशनल हॉबी मुकेश भाई आपको मालूम है, दैट इज अ डांस। या डांस कोरियोग्राफर आल्सो, बहुत बिल्डिंग हाई हाई लेवल के उसके पास HNI क्लाइंट भी है, हमारे इतना जस्ट कॉन्टैक्ट फॉर भी योर उसके पास। नॉलेज बताऊं मैं राम भैया, जब भी घंटों घंटों की ट्रेनिंग होती है तो लोग थोड़े बैठे बैठे थोड़े क्या है थोड़े सुस्त हो गए, तो मैं उस समय पे रोहित को आगे बुला के मैंने बहुत डांस करवाया क्लास में। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो वो जो है वो मल्टीटास्किंग उसके पास एबिलिटी है। तो वो ये जो अभी तक काम किया, लास्ट ईयर उसने पहला MDD किया, इस साल मेरा TOT और उसका MDD हमने एक ही दिन अनाउंस किया है। तो इस राइट। साल का भी MDD वो दिसंबर के पहले उसका वो COT भी कंप्लीट करना चाहता है। लास्ट ईयर उसका गैलेक्सी में ऑलरेडी एंट्री हो गया है। तो इस तरह से वो क्यों क्या आया मेरे बिजनेस में, तो मैं जो रिप्रेजेंट किया मेरे घर के अंदर, सब गुड थिंग्स किया। और मैं जैसे थोड़ी देर पहले कहा कि आई एम वेरी लकी, जो भी मैंने लाइफ में मांगा है, लाइफ में मुझे बहुत भर भर के दिया है। तो जो अचीवमेंट है, जो वर्टिकल ग्राफ है, वो सब मेरे बच्चे लोग देखते हैं और वो मुझे हरदम प्राउड फील करते हैं। इसलिए मेरा बेटे को मैंने लाया नहीं, वो खुद होके आया। मैंने तो उसको जॉब में लगा था, मैं तो बोलता था तो 2-3 साल बाबा तू जॉब कर, 10 महीने 8 महीने के अंदर उसने छोड़ दिया और आज वो फुल फ्लेश बहुत अच्छा काम कर रहा है। म्यूचुअल फंड में भी बहुत अच्छा काम कर रहा है, मेडिक्लेम में कर रहा है, लाइफ इंश्योरेंस में MDD बन रहा है हर साल, इस साल वो COT होगा। तो ये सारा हमारे ऊपर डिपेंड है, हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते दो चीजें जो बहुत अच्छी लगी आपकी, एक है हाउ यू रिप्रेजेंट हैं। और दूसरा है फोर्स मत करो, उनको उनके हिसाब से चॉइस करके आने दो, करेक्ट। so they will be happy, right? So जो लोग भी यहाँ पर बहुत सारे हमारे दोस्त ऐसे होंगे कि जो अभी नेक्स्ट जनरेशन उनका तैयार हो रहा है, बड़ा हो रहा है, तो उनके लिए बहुत बड़ा संदेश रहेगा। बहुत बहुत सुंदर बात। मुझे आज भी याद है कि ड्यूरिंग आई थिंक एडवांस क्लास में या शायद FTS में रोहित ने 1 लाख रुपीस मंथली के हिसाब से 12 लाख रुपया प्रीमियम उसने सेल किया था। और उसने खास मुझे कहा था कि अंकल पूरा कंट्रीब्यूशन इसमें मेरा है, पिताजी जो है पिताजी से बहुत इंस्पायर्ड हुई, इज माय रोल मॉडल, राइट, लेकिन ये मैंने खुद ने सेल किया तो मुझे बहुत खुशी है, उस बात की मुझे बहुत खुशी है। और 12 लाख रुपीस एनुअल प्रीमियम रोहित ने लाया था, राइट। राम भैया, मैं एक आखिरी क्वेश्चन ये पूछूंगा कि एडवांस कोर्स को जो मैं मानता हूं कि इट इज लाइक MBA इन इंश्योरेंस, राइट, और एडवांस कोर्स के जो प्रोजेक्ट्स है इतने पावरफुल प्रोजेक्ट्स है, तो उसमें से आप कौन से प्रोजेक्ट्स के ऊपर आप काम कर रहे हो? मैं मेनली 3 प्रोजेक्ट के ऊपर ज्यादा काम करता हूँ। एक है चाइल्ड सेगमेंट, मेरा जो स्पेशलिटी है चाइल्ड सेगमेंट में KG to PG प्लान सेल करना, कि चाइल्ड एजुकेशन का जो अपना प्रोजेक्ट है उसके ऊपर मैं आज भी बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा सेल उसमें से मिलता है। सेकंड है रिटायरमेंट, जीवन उमंग, मैक्सिमम। दोस्तों ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, KG to PG, राइट। सो KG to PG प्लानिंग करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, राइट। सो KG से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक का प्लानिंग, बहुत सुंदर। यस। उसके बाद रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के लिए मैं जीवन शांति, अगर कोई ज्यादा एज का आदमी है तो, या कम एज है तो जीवन उमंग, उसको समझाता हूँ कि आपको लाइफ टाइम गारंटी टैक्स फ्री अगर पेंशन चाहिए या एन्युटी चाहिए या इनकम चाहिए, उसे कहे वो उसको कैसे मिलेगा। और तीसरा है मेरा स्टेट क्रिएशन। देखो, कस्टमर को आज नया फ्लैट चाहिए, क्यों, उसको रेंट पे देना है, पर वही अगर हम एक प्रेजेंटेशन में बताते हैं कि इंस्टेड ऑफ टेकिंग लायबिलिटी, फिजिकल लायबिलिटी, आप वर्चुअल प्रॉपर्टी ले लो, तो अपना कोई भी प्लान जो आप हमें पसंद है, आप उमंग बेचो, लाभ बेचो, कोई भी प्लान आप बेच सकते हो उसके अंदर। ये एक वर्चुअल प्रॉपर्टी आपको लेना है, इंस्टॉलमेंट पे करना है, कोई नहीं कोई कुछ नहीं, सब उसको मैं समझूं और कस्टमर को बताता हूँ कि कितना ज्यादा बेनिफिट इस वर्चुअल प्रॉपर्टी में मिलता है।
तो ये 3 प्रोजेक्ट मुकेश भाई आज भी मैं शुरू है, आज भी उसके ऊपर मेरा काम चलता है और उसमें से मुझे बहुत ज्यादा प्रीमियम मिलता है। मेनली मुझे ज्यादा प्रीमियम मिल रहा है केटीडी की चाइल्ड एजुकेशन एंड रिटायरमेंट, उसमें से सबसे ज्यादा मुझे प्रीमियम। राइट। तो दोस्तों देखिए, हम लोग एडवांस कोर्स में 30 प्रोजेक्ट्स लेते हैं। जब भी राम भैया ने किया था तभी 24 प्रोजेक्ट्स थे, उसके बाद में अभी बढ़ते बढ़ते और भी प्रोजेक्ट्स आज लेके हम लोग 30 प्रोजेक्ट्स हम लोग कवर कर रहे हैं। लेकिन उसमें से मैं कहता हूं, जब भी एडवांस कोर्स शुरू होता है मैं कहता हूं कि अगर इसमें से 10% बोले तो 3 प्रोजेक्ट के ऊपर भी आप आपकी जिंदगी बना सकते हो। और यहाँ पर प्रूफ है कि 30 आउट ऑफ 30 प्रोजेक्ट्स 3 प्रोजेक्ट को आज राम भैया ने छुआ है और उस पर काम कर रहे हैं, तो आज टीओटी के लेवल के ऊपर में आज पहुंचे हुए। राइट। सो दोस्तों, आप सभी के लिए एक गुड न्यूज ये है कि नेक्स्ट मंथ में जिन्होंने बेसिक किया, बट आईयूआई बेसिक के बगैर वो सेशन में हम अलाउड ही नहीं करते। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मेरा सेशन हो रहा है, आप पैसे लेके आ रहे हो, एंट्री मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। यहाँ पर जैसे प्राइमरी होती है, सेकेंडरी होती है और उसके बाद में कॉलेज होती है, सो सेम वे से हमारे यहाँ पर भी एक क्यूरिकुलम है कि आईयूआई बेसिक कोर्स कंप्लीट करो और उसके बाद में आईयूआई एडवांस कोर्स में आप अपनी एंट्री ले सकते हो। सो जिन्होंने भी आईयूआई बेसिक कोर्स किया हुआ है तो गुड न्यूज है, 10 और 11 तारीख को, और नीचे जो भी नंबर्स आपको दिए गए उस नंबर के ऊपर आप जरूर कांटेक्ट कीजिए और अपना एडवांस कोर्स जो है वो आप बुक करा सकते हैं। एक और क्वेश्चन करूंगा मैं, लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि जब एडवांस कोर्स की बात निकली तो एडवांस कोर्स के एक दिन पहले हम लोग रिबेट कोर्स चलाते। तो राम भैया, मैं ये पूछना चाहूंगा कि रिबेट के बगैर आप जो बिजनेस कर पा रहे हैं, तो इसमें ये रिबेट कोर्स की सोच कितनी इंपॉर्टेंट है और किस तरह से आप विदाउट रिबेट काम कर पा रहे। और मुझे आज ये कहते हुए खुशी हो रही है कि इंडिया में बहुत सारे टॉप एजेंट ऐसे हैं कि जिनको ये हजम नहीं हो रहा है, शायद राम भैया अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे कि जिनको आज भी ये हजम नहीं हो रहा कि ये आईयूआई वाले विदाउट रिबेट काम कैसे कर लेते हैं। सही कहा आपने। राइट। तो उस पर थोड़ा अगर आप 1-2 मिनट आपके विचार अगर रखें। मुकेश भाई, एक्चुअली रिपीटिंग का सवाल कब आता है? जब आप पॉलिसी होल्डर्स को वैल्यू एडेड नहीं देते। जब व्यवहार होता है ना कि ये आप ये ले लो, मैं आपको ये दूंगा, बट जब आप कॉन्सेप्ट सेल करते हैं, जब एज अ फाइनेंशियल प्लानर करके आप जाते, एज अ फाइनेंशियल डॉक्टर करके आप उसको समझाते, उसका पोर्टफोलियो आप मैनेज करते, आप उसको हर बास्केट में पैसा डालने को सिखाते, उस टाइम कस्टमर फीस पूछता है, रिपीट नहीं पूछता है। आज जैसे मेरा जो बड़ा एम्पायर है, मेरा जो ऑफिस है, जब लोग आके यहाँ बैठते हैं 1-2 घंटा बात करने के बाद इमीडिएटली पूछते हैं, सर आपका फीस कितना होगा? रिपीट कभी भी नहीं। बहुत बढ़िया। रिपीट आता है सेल करने से, और मैं कभी भी सेल नहीं करता हूँ, मैं कस्टमर को एजुकेट करता हूँ। और एजुकेट करने के बाद कस्टमर खुद होके बोलता है कि यस सर मुझे ये करना है। सेलिंग के लिए रिपीटिंग तो डिस्काउंट है ना, अगर आप सेल करेंगे तो हमें सेल नहीं करना है, हमें एजुकेट करना है। तो मैं एजुकेट करता हूँ। अगर मैं सेल करूंगा तो रिबेट आएगा, अगर वो बाय करेगा तो रिबेट का प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। प्रॉब्लम ही नहीं आएगा सर, प्रॉब्लम ही नहीं आता है। और आज जो पोजीशन हो गई है सर, आज जो ब्रांड नेम है मार्केट में, आज जो जिस तरह से मैं लोगों को समझाता हूँ, जिस तरह से मेरे पास लोग आने के बाद उनके सारे प्रॉब्लम में सॉल्व करता हूँ सर, रिपीटिंग बिल्कुल भी नहीं आता है। राइट। लोग चार्जेस ही देना चाहते हैं, बट मैं आज तक किसी से कंसल्टेंसी चार्जेस नहीं लिया। उनको बोलता हूँ सर मैं चार्जेस नहीं लेता हूँ, आप करो ना तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट रिपीटिंग कभी भी नहीं आता है सर। अगर आप अच्छे तरह से काम करते हो, लाइफ में करते हो, रिपीटिंग बिल्कुल भी नहीं आता, बिकॉज आई एम एजुकेटिंग द कस्टमर, नॉट सेलिंग। राइट। यहाँ पर जो आम हमारे इंश्योरेंस एजेंट दोस्त होंगे, इनको ये चीज शायद हजम भी नहीं होगी कि ऐसा हो सकता है, लेकिन उसके लिए एजुकेशन ही सबसे बड़ा पार्ट है। आप अपने आप को तैयार कीजिए, अपने आप को जैसे आप तैयार करेंगे तो आप इस हाइट के ऊपर में आप पहुंचोगे और कुछ साल के बाद आप खुद होके बोलोगे कि नहीं, राम भैया ने जो बात बोली थी वो सही है और लोग रिबेट नहीं मांगते। सो थैंक यू सो मच राम भैया, आपने वैल्यूएबल टाइम मेरे को दिया, यहाँ पर हमारे दर्शकों को दिया, और डेफिनेटली आपकी बातों से बहुत सारे लोग इंस्पायर होंगे और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, बहुत अच्छा काम करेंगे। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू वेरी मच। आज जो भी मैंने अचीव किया है लाइफ के अंदर, सबसे बड़ा मेजर कंट्रीब्यूशन मुकेश भाई, दीपक भाई, अमोल भाई, सबका है, ऑल इंस्टीट्यूट ऑफ लीडर्स का है। क्योंकि वो आप लोग जो दिल से सिखाते हैं, हर एक के लाइफ में जो कंट्रीब्यूशन लाते हैं, इसी से ये सब अचीव हो रहा है। क्योंकि कोई भी बिजनेस में गॉड फादर होना बहुत जरूरी है, उसके से आदमी आगे नहीं बढ़ता है। और मेरे लिए 2006 से आप सब लोग मेरे लिए गॉड फादर है। सो थैंक यू सो मच।
मैं आपको धन्यवाद देता हूं जो आज मेरे अचीवमेंट किए आप लोगों की वजह से, आपके ब्लेसिंग, आपके सपोर्ट की वजह से किए। तो थैंक यू सो मच मुकेश भाई, आपने जो आज सेवा का मौका दिया और ये जो आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, ये मेरा भाग्य है। इसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू राम भैया, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। और एक टीओटी के लिए और रोहित का सीओटी के लिए हम सभी लोगों के आशीर्वाद है और जरूर आप ये अचीव करोगे। तो दोस्तों, इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि ट्रेनिंग का इंपॉर्टेंस क्या है। मेरा एडवांस कोर्स 10 और 11 को शुरू हो रहा है। अगर है आईओई बेसिक तो आप कर सकते हैं। अक्टूबर मंथ में मेरी डेट अवेलेबल है, जहां पर नंबर है उसमें आप कांटेक्ट कीजिए। अगर बेसिक किया तो डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी ऑफ एडवांस कोर्स, क्योंकि आपको भी इस तरह से मैं टीओटी बन के देखना चाहता हूं और इसके लिए आपको आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। और कुछ नहीं तो आखिर में एक छोटी सी इवेंट है, अभी 29 को आ रही है, उसको तो जरूर ही कर लीजिए। सिर्फ 700 रुपीज जो भी उसका चल रहा है देख लो। 4 घंटे की इवेंट है। 100 पॉलिसी इन 1 मंथ कैसे करना, वो बातें मैं आपको 4 घंटे तक नॉन स्टॉप स्ट्रेटेजी में आपको दूंगा। थैंक यू सो मच।